असल में बात ये है कि थोड़ा जो रिकॉर्डिंग जो होती है उसके मुकाबले में लाइव सुनने का भी अपना ही मजा होता है और कभी-कभी तो जी चाहता है कि आपको जो है वो अपने महफ़िल में बराह रास्त सुने और साथ में बैठ के जो है आप गज़लें गाएँ और हम सुने। लेकिन बहरहाल ये भी सूरत-ए-हाल जिस तरह की चल रही है उसमें तो आपको पता है कि अभी यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग जो है किसी न किसी तरह लोगों तक हमारा राब्ता है, लोगों से बातचीत भी हो रही है और प्रोग्राम के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वैसे मैं ये सोच रही थी जब अभी आप ये गज़ल गा रहे थे, तो अमूमन जो है वो गज़लें जो होती हैं वो उस तरह से भी असरअंदाज़ होती हैं कि एक आवाज़ अच्छी हो या कोई उसका सुर अलाप अच्छा हो या तर्ज अच्छी हो, लेकिन साथ-साथ आवाज़ के अलावा जो कलाम है, उसकी क्या अहमियत होती है? कलाम का इंतखाब कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो कलाम का इंतखाब होता है, उसके बाद उसका मूड देखते हैं कि जी मैं कौन से स्केल में अच्छा लगेगा। हुँ। और उसमें फिर सिंगर अपना एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, हाँ। वरना ऐसे भी हो सकता है, एक लम्हा महकते में जो हम लोग आ गए, अभी बिल्कुल, बता ना अभी। हाँ। तो इसलिए उसका एक्सप्रेशन लाज़मी होना चाहिए। अच्छा अगर एक बात ये भी है कि जैसे जी, जैसे कोई ग़ज़ल है उसमें उदासी का रंग होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका तासुर जो है वो उसी तरह से खूबसूरत लगता है या अगर कोई ऐसा खुशगवार सा तासुर है तो उसके अंदर जो है वो जैसे मैंने गुलाम अली साहब की ग़ज़लों में ये महसूस किया है कि चुपके चुपके रात दिन, तो वो एक मतलब एक अलग सा तासुर होता है उनकी आवाज़ के साथ-साथ आपको फ़ील आती है उसकी ना? जी, फीलिंग होनी तो चाहिए। जो उसकी बड़ी अहमियत होती है। जी। अच्छा अब जो है वो इतनी प्यारी-प्यारी आपकी ग़ज़लें जी चाह रहा है कि आपसे बार-बार ग़ज़लें सुने, अब ये भी लाइव सुनिए। अब मैं चाहती हूँ कि अगली ग़ज़ल जो आपसे सुनने जा रहे हैं हम, वो है साँस लेने के हवाले से। तो इंसान की ज़िंदगी में साँस लेने की बड़ी अहमियत है और अगर ग़ज़ल भी अच्छी हो तो फिर तो आपकी जो है वो साँसें जो है वो और ज़्यादा बेहतर और हमवार हो जाती हैं। तो आइए एक बार हम जो ग़ज़ल सुनने जा रहे हैं वो सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमारी साँसों में किस तरह से रच बस जाती है। सांस लेना भी सजा लगता है, सांस लेना भी सजा लगता है, अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना भी सजा लगता है, सांस लेना। बाजार में यारों की तलाश, भरे बाजार में यारों की तलाश, जो गुजरता है खफा लगता है, जो गुजरता है खफा लगता है, सांस लेना। मुस्कुराता है जो इस आलम में, मुस्कुराता है जो इस आलम में, बाखुदा मुझको खुदा लगता है, अब तो मरना भी, अब तो मरना भी रवा लगता है, सांस लेना।
जी, बहुत ज़बरदस्त। और मैं ये बात सोच रही हूँ कि किस कदर हस्ब-ए-हाल ग़ज़लें हैं और वाक़ई इस वक़्त ये जो इंतख़ाब है ग़ज़लों का, माशाअल्लाह मैं ये देख रही हूँ अज़ीज़ साहब का कि जो गुज़रता है ख़फ़ा लगता है और साँस लेना भी सज़ा लगता है, बगैर मास्क के कोई कहीं से गुज़र नहीं सकता और साँस भी नहीं ले सकता, ये तो अजीब-सी बात हो गई। तो ये ग़ज़ल किसने लिखी थी इतनी पहले हस्ब-ए-हाल? ये अपना अहमद नदीम कासमी साहब की है ये ग़ज़ल। अच्छा। अहमद नदीम कासमी साहब, अहमद नदीम कासमी साहब बहुत उनकी ही लिखी हुई है। जी, जी, बिल्कुल और बहुत ही बड़ा नाम जाने-पहचाने है बहुत उनका। अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो अब ये है हाँ, कि मैं ये सोच रही थी कि जब हम ग़ज़ल की बात करते हैं, तो हम हमेशा कंपैरिज़न करते हैं जी कि हमारे यहाँ के ग़ज़ल के जो गायक हैं, उनके मुकाबले में क्योंकि इंडिया में भी ग़ज़ल गायकी बहुत मकबूल है और वहाँ भी बहुत ज़्यादा ग़ज़लें लिखी भी जाती हैं और वहाँ पर भी गाई जाती हैं। आपका क्या ख़्याल है अगर आप डिफ़रेंस देखें, डिफ़रेंशिएट करें, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो ग़ज़ल का मेयार है, वो किस तरह से आप उसको इंडिया की ग़ज़लों से उनका तक़ाबुल करेंगे? ग़ज़ल तो आज से 20-50 साल पहले भी गाई जाती थी। हुँ। लेकिन जो अंदाज़ मेहदी हसन साहब ने दिया ग़ज़ल को और गुलाम अली साहब ने, हुँ। ये बिल्कुल डिफरेंट, दोनों का एक अपना अंदाज़ था। शहंशाह ग़ज़ल मेहदी हसन। हाँ जी, तो पूरी दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया उनको कॉपी कर रही है। आप जिस सिंगर को भी उठा लें, हुँ। आपको नज़र आएगा कुछ मेहदी साहब की जगह लगा रहा है, कोई गुलाम अली साहब, मिक्स करके लोग कर रहे हैं। अभी बिल्कुल। तक जगजीत सिंह साहब का आया था अंदाज़, अपना एक सिंपल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, हालाँकि वो जानते थे बहुत म्यूज़िक को, कम डिफ़िकल्टी भी करके गा सकते थे। हुँ। लेकिन उन्होंने आम पब्लिक के लिए सिंपल करके काफ़ी ग़ज़लें गाई, जो बहुत पॉपुलर हुई। हुँ। तो लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है और ये सवाल मैंने गुलाम अली साहब, मेहदी साहब, इनका तो ख़ैर जोड़ ही कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है और गुलाम अली साहब के साथ जब हमने यहाँ प्रोग्राम किया था, न्यूयॉर्क जब वो आए थे हमारे यहाँ, हुँ। तो ख़ैर उनका ग़ज़ल का अंदाज़ भी अपनी जगह, लेकिन उनकी सादगी और उनका जो उनकी शख़्सियत इतनी खूबसूरत, इतने प्यार करने वाले इंसान हैं वो और मुझे ऐसा लगता है कि मौसीक़ी इंसान की शख़्सियत पे बहुत गहरा असर भी बिल्कुल, डालती है। बिल्कुल। क्योंकि हालाँकि बहुत बच्चे भी बड़ा प्यार करते हैं, सबूर को भी, मुझे भी। जी, बिल्कुल। अभी मेरे भी वो रूहानी उस्ताद ही मानता हूँ उनको। बिल्कुल, बेशक। अच्छा तो हाँ। सबूर जो है उन्होंने अभी नहीं बताया मुझे कि किस-किस के साथ इन्होंने तबला बजाया था? मैं गुलाम अली साहब के साथ भी तबला बजा चुका हूँ मैं, 2-3 दफ़ा। मैंने अज़हर रियाज़ सलामत साहब, खान साहब, ये दोनों बहुत बड़े लोग हैं पाकिस्तान के। ये बहुत लोगों ये बस ये सलामत साहब, अज़हर रियाज़ वो बहुत अच्छे गाते हैं। मैं जैसे जैसे जब भी वो आते हैं इधर, हम एक सिटिंग रखते हैं हम। हुँ। कभी-कभी वो आ जाते हैं, मैं ही तबला बजाता हूँ, मैं ही कोशिश करता हूँ मैं उनके साथ तबला बजाऊँ, इसलिए वो हाँ, बहुत अच्छे सिंगर हैं। बेशक। हाई टियर पे बहुत गाते हैं, बहुत हाँ। उनका ये काम है उनका। अच्छा सबूर, अब जो इतनी देर से हम ग़ज़लें तो सुन ही रहे हैं, मैं चाह रही थी कि चलें ऐसा है कि क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी में भी ज़रा हम देखना पड़ता है कि हम किस तरह से अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं और हमारे जो देखने वाले हैं तमाम ही सुन सकें। एक बार फिर बताती चलूँ, बात से बात राहिला के साथ में इस वक़्त मेरे मेहमान अज़ीज़ पीरज़ादा और सबूर हैं और मैं न्यू जर्सी में मौजूद हूँ और न्यूयॉर्क में जो है ये हमारे मेहमान इस वक़्त मेरे प्रोग्राम के मेहमान और इनका जो अंदाज़ है ग़ज़ल गायकी का और खूबसूरत अंदाज़ में सबूर तबला बजा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी सबूर से हम थोड़ा-सा तबला भी अलहदा से सुन लेते हैं। क्या ख़्याल है सबूर? कुछ सुनाएँगे? जी, जी।
वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, क्या बात है, तरबियत बता रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है वालिद साहब की, और पूरी तवज्जो है सबूर की भी अपने तबले की तरफ। और जब खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन जाए और सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों ही अपनी अपनी बेहतरीन कोशिश करें तो जबरदस्त आपके सामने फनकार तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, बात ये है कि हम जब बात करते हैं मौसीकी की और ग़ज़ल की, और साथ-साथ जब हम लिखने वाले जो हमारे शायर हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमारे ज़हनों में हमेशा ये बात आती है कि जी, लिखने वाले जो हैं, वो किस-किस ख़्याल को अपने अंदाज़ में लोगों के सामने पेश करते हैं और उनकी सोच क्या होती है। और इंसानी ज़िंदगी में जो है, वो अमूमन सोच के लिहाज़ से अगर देखा जाए, तो हम सबसे पहले जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं, वो है हमारे चेहरे। और अल्लाह ताला ने जो है, हर एक को मुख़्तलिफ़ चेहरा भी दिया है और उन चेहरों के अलग-अलग कहानियाँ हैं और उन चेहरों की अलग-अलग शख्सियत होती है। लेकिन लिखने वाला उन चेहरों के बारे में क्या कहता है, वो इस अगली ग़ज़ल में जनाब तेरा चेहरा के उन्वान से अज़ीज़ पीरज़ादा साहब ने पेश की है। तो आइए सुनते हैं कि शायर ने चेहरे के हवाले से क्या कहा है और अज़ीज़ पीरज़ादा साहब कैसे इसे पेश करते हैं। सांस लेना भी सजा लगता है, सांस लेना भी सजा। सांस लेना भी सजा लगता है, हमारी ये गज़ल तो आपने पहले भी सुनी है, लेकिन हम चाहते थे कि आपके सामने हम पेश करें चेहरे के हवाले से गज़ल। तो आइए देखते हैं, चेहरे के हवाले से शायर ने क्या कहा है और अज़ीज़ साहब क्या कहते हैं। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। सच तो ये है फूल का दिल भी छलनी है, सच तो ये है फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, हंसता चेहरा एक पुराना लगता है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। तेरा चेहरा कितना पुराना लगता है और तेरे आगे चांद सुहाना,
कमाल है, अच्छा सुहाना लगता है। ये वैसे एक बात है, मैं ये कहती हूँ लोगों के जो है ना ये चेहरों के बारे में जो अमूमी तासुरात हैं, और लोग समझते हैं कि जो हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरे होते हैं वही जिंदगी की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और वो एक अलग बात है कि चेहरा कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है, लेकिन जब कभी दो लोग मिल जाते हैं तो फिर करार भी आ जाता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये ऐसी ऐसी गजलें हैं जो लिखने वालों ने कमाल किया है। और मैं जब भी कहती हूँ कि इन गजलों को सुने तो आपको जो है वो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर जो शायराना जो आपकी तख्लीकी सलाहियतें होती हैं या चीज़ें होती हैं वो लोगों पर बड़ा गहरा असर डालती हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर जब हम लोग अभी जब मैं कलाम ये सुनती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपने जो इंतखाब किया है अपने कलाम के लिए वो इतने खूबसूरत खूबसूरत गज़लें हैं, लेकिन आप जो है ये बताइए बुनियादी तौर पर आपके अपने पसंदीदा, आपने वैसे तो अभी मेहदी हसन साहब का नाम लिया, गुलाम अली साहब का नाम लिया, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे-अच्छे गज़ल गाने वाले भी हों, लेकिन आपके अपने भी कुछ पसंदीदा लोग होते हैं। तो आपको बुनियादी तौर पर खुद जो है वो कौन से गज़ल गाने वाले हमारे जो गुलकार हैं वो पसंद हैं? हमारे पाकिस्तान में गुलाम अब्बास साहब बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ। रियाज़ इम्तियाज़ अली 2 भाई थे, ये भी उनका अंदाज़ भी अच्छा था। एक फ़ौत हो चुके हैं उनमें से, इम्तियाज़ भाई। और एक्चुअली गज़ल मैं बताऊँ, गुलाम अली साहब और मेहंदी साहब के बाद अब उतना नहीं लोग काम कर रहे, जितना पहले होता था। जी, बिल्कुल। इंडिया में फिर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कम हो गया है गज़ल के जी। ऊपर काम। लेकिन एक बात ये है कि जैसे गज़ल का जो एक अपना एक सुनने वाले के ऊपर जो तासुर होता है या जो गज़ल आज भी गाई जाती है, तो नए आने वाले लोग जो है वो गज़ल की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे इतनी ज़्यादा? एक्चुअली ये मुश्किल काम है, गज़ल गाना, क्योंकि इस जब तक आपको थोड़ा बहुत रियाज़ किया हो, ठुमरी के मुतालिक गले का रियाज़ हो, क्योंकि इस गज़ल में जब आप गाते हैं उसमें आपको हर चीज़ शो करनी होती है। हुँ। जितनी आपकी स्किल वो जो सीखा होता है आपने, गमक जिसको बोलते हैं, पलटे, हुँ, गमक, हुँ, ये चीज़ें सब इस्तेमाल होती है गज़ल में। बिल्कुल। फ्लैट अच्छा, गज़ल का मज़ा नहीं आता बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, अब भी मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अमानत अली साहब के जो भाई हैं, शफ़क़त अमानत अली जी, जी। और हामिद अली खान साहब और मुख़्तलिफ़ और भी लोग हैं, सज्जाद अली, उनकी भी मतलब मैंने देखा, क्योंकि ये लोग उन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो बाकायदा मौसीकी के घराने थे। बिल्कुल। तो मतलब ये लोग उस चीज़ों को अगर आगे बढ़ाना चाहें तो अब भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी देखा जाता है कि दौर किस चीज़ का है, लोग क्या सुनना चाहते हैं और बिल्कुल, किस सिन्फ़ में आप ज़्यादा जल्दी आगे जा सकते हैं, लोग इन चीज़ों का इंतख़ाब इसी लिहाज़ से करते हैं। तो बिल्कुल। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रेडियो, टेलीविज़न पर अब भी जो है वो गज़लें जो हैं वो सुनी भी जाती हैं, सुनाई भी जाती हैं और लोग पसंद भी करते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग इस वक़्त जो है आपकी अगली गज़ल सुनने के लिए जा रहे हैं, और वो है जी गज़ल हमारी, वो जो हम में तुम में करार था। तो करार था। अगर आप थोड़ा-सा इसको शुरू करें तो फिर मैं सुनाऊँ। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो यानी वादा निभाया, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हमने वो जो
पे थे बेशतर वो करूं के था मेरे हाल पर, वो जो लूट मुझ पे थे बेशतर वो करूं के था मेरे हाल पर। मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हमने तुमने वो गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें, वो गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें, हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो हम तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, जो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो। क्या बात है जी, जबरदस्त गजल। अच्छा अजीज साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मौसीकी के इस मैदान में आना चाहते हैं, और नए सिंगर्स जो बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, और आते ही साथ एकदम से ऐसा लगता है कि बस फौरन वो जो कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या चाहेंगे, उनको क्या बताएं कि कैसे वो अपनी आवाज को जो है वो ढालें और खूबसूरत बनाएं, और किस तरह से वो अपनी आवाज के मुताबिक इस बात का इंतखाब करें कि उन्हें दरअसल क्या गाना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो सिंगर होता है ये पैदाइशी तौर पे सिंगर होता है, फिर अच्छा। बाद में पालिश होती रहती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 से भी ऊपर चले गए, और वो जितना भी रियाज कर लें या जो भी करें, लेकिन आपको पता है दुनिया की टेंशनें, जॉब्स, घर, बीवी, बच्चे, ये सारी, इसलिए ये छोटी एज से ही जब जैसे सबूर था छोटा सा, ना कोई फिक्र है, यानी कि बस आप ध्यान लगा हुआ है एक तरफ। आजकल तो है और भी गम है जमाने में, मौसीकी कैसी बात बिल्कुल ठीक बात है। आसान हो गया है। लेकिन अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आपको चाहिए कोई अच्छे उस्ताद के पास जाएं ठीक है। जो आपको गाइड करे। हाँ। सबसे पहले रिदम में लाए, उसके बाद सुर में लाए, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराए, तो आदमी अगर है उसके अंदर, उस्ताद को पता चल ही जाता है एक आइटम में हाँ। कि जी ये टाइम जाया करेगा मेरा। मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं, जी मुझे शौक है, मैं कहा जी मुझे नहीं शौक इतना, अच्छा। नहीं अच्छा। जाया करने का। तो हाँ। जो देखता हूँ, तो जिसको भी मैंने हाथ रखा है या थोड़ा बहुत बताया, आपकी दुआ से इस टाइम वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, अपना कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। हाँ। तो हाँ, वही कहते हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो अंदर का जो फ़नकार है उसको आवाज़ के ज़रिए सामने लेकर आएँ। मौसीकी के जैसे सबूर तबला बजा रहे हैं, जी, उनका गाना नहीं, लेकिन उनका जो तबला बजाने का अंदाज़ है, वो यकीनन वो कहते हैं ना कि मौसीकी की हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। उसमें तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, हत्ता कि आपकी आवाज़ जो लोगों तक पहुँच रही है, उसके लिए जो माइक यूज़ होता है, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। तो ये एक बात है कि आपको पूरा माहौल जो होता है ना, उस तरह का चाहिए होता है, जिसमें आप सीख सकें, और अच्छा सीखने वाला जो शौक रखता है वही आगे बढ़कर कुछ बन सकता है। तो जब आपका शौक हो और आप आगे बढ़ना चाहें, तो फिर कहते हैं ये आलम शौक का देखा ना जाए। तो आइए अगली गजल जो है वो भी ऐसे ही है कुछ, कि जिसे सुनेंगे तो यकीनन हमारे देखने वाले जो है उनका शौक भी और बढ़ जाएगा कि और भी गजलें सुने। तो आइए देखते हैं।
तूने आज देखा, ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, ये मंजर बारहा देखा न जाए, ये मंजर बारहा देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। वैसे आजकल जो है ये बताइए कि आजकल क्योंकि सब लोग अपने-अपने घरों में हैं और आजकल महफ़िलें भी नहीं हो रही हैं ज़्यादा, तो आप बताइए कि इन हालात में जो है वो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर मौसीकी किस तरह से असरअंदाज़ हो सकती है? मौसीकी तो हर यानी हर वक़्त ही सुनी जाती है, लेकिन हाँ। आजकल तो ज़्यादातर लोग मौसीकी सुन रहे हैं, घर में मैंने देखा है। हाँ, जैसे कल मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के साथ भी मैं करता हूँ। जी, वो सब लोग डॉक्टर्स हैं, घर में बैठ के एन्जॉय करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं हाँ। और हम भी घर में यानी कि मैं भी घर में ही होता हूँ, अपनी कंपोज़िशनें बनाता रहता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे ये भी एक अच्छी बात है, ये आपने जो अभी-अभी बात की है ना कि इन दिनों बहुत सारे लोगों को मैं यही कहूँगी कि ये जो साल है, जो इस साल जो जितने भी लोग घरों में 1 साल रुके हैं, ज़िंदगी का एक नया सबक हमने सीखा है कि अगर अगर ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती थी, तो हम लोग क्या करते? और इंशाअल्लाह अगले साल जब हम एक नई उम्मीद के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि सूरत-ए-हाल बदल जाए। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने इस वक़्त को कारआमद बनाएँ क्योंकि ये एक ऐसा वक़्त है जबकि आम तौर पर आपको इतना ज़्यादा वक़्त अपने लिए और अपने कामों के लिए मिलता नहीं है और इस वक़्त फैमिली टाइम भी है और लोग जो हैं मैं अब भी यही कहूँगी कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है और घरों में बैठे हैं तो फिर ना सिर्फ़ ये कि मौसीकी को भी एन्जॉय करें क्योंकि आपके घर बैठने से ये भी होता है डिप्रेशन होता है बहुत सारे लोगों को, जी, जी। घरों के जो माहौल है उसपे कभी-कभी जो है वो रंजिशें भी आ जाती हैं। तो लेकिन ये दिनों को जो है ना वो मैं समझती हूँ कि अपने लिए अगर अगर पॉज़िटिविटी के साथ सोचा जाए, तो हमें चाहिए कि हम इन दिनों को जो है वो अच्छी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। तो हो सकता है कि जब अगले सालों में हमारे पास टाइम होगा तो हम वो जो इन दिनों में की जाने वाली प्लानिंग्स हैं वो बहुत काम आ सकती हैं। बिल्कुल। और बड़ा ही सुकून है इन दिनों हमारी ज़िंदगियों में। तो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से जो लोग भी अपनी-अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं अगले सालों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो जॉब्स कर रहे हैं घरों में बैठकर और ज़िंदगी का ये एक अनोखा रंग हमने देखा जो कि लोग तारीख में कभी याद करेंगे और हम तारीख के उस दौर में इस वक़्त मौजूद हैं, जब ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज़ से गुज़ार रहे हैं और इस वक़्त हम भी बहुत ही मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मौसीकी का ये ग़ज़ल रंग लेकर बात से बात राहिला के साथ में आपके साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे मेहमान अज़ीज़ पीरज़ादा और कमसिन बहुत ही ज़बरदस्त तबला नवाज़ सबूर इस वक़्त न्यूयॉर्क में हमारे साथ हैं और हम अच्छी-अच्छी और ज़बरदस्त ग़ज़लें इनसे सुन रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा मौज़ू हमने रखा था ग़ज़ल रंग और ख़ास तौर पे दिसंबर के महीने में ग़ज़लें सुनने का अपना ही एक अंदाज़, अपना ही एक मज़ा है। तो अगली ग़ज़ल जो है वो कैसे सुकून ये मुझे बताइए ये कौन-सी ग़ज़ल है और इसका जो है वो ये किसने लिखी है? इसके बारे में कुछ बताइए। शायर का नाम तो मैं भूल गया हूँ, चलें, बहुत मशहूर शायर हैं इंडिया के। अच्छा, ये तलत अज़ीज़ साहब की ग़ज़ल है। उन्होंने गाई ये ग़ज़ल, हुँ, तो मैंने कोशिश की है।
जी, ज़रूर। तो कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, हुँ। अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुम्हें देखने के बाद। ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई कि कैसे गज़ल सुनाऊँ? ऐसे गज़ल सुनाएँ ना आप, इस तरह। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊँ तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। इस तरह से सुकून का ज़िक्र किया है तो वो कहते हैं ना, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात बस एक तग़य्युर को है ज़माने में और सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। तो सुकून पाने के लिए यकीनन मौसीकी एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है और इसमें अगर इम्तिज़ाज हो तबले का और गज़ल हो, अज़ीज़ पीरज़ादा की आवाज़ में हो और सुर, साज़ और आवाज़ का इम्तिज़ाज बना देता है खूबसूरत गज़ल। और गज़ल का ये रंग आज बात से बात राहिला के साथ में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए। और एक बहुत पहले टीवी की एक रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे याद है कि हमारे एक प्रोग्राम में एक हमारे होस्ट थे, उन्होंने एक इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा था, जिस पे हम उस वक़्त तो इतना नहीं चौंके, लेकिन आज लगता है कि बिल्कुल प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल फिट है वो। और वो है, गज़ल उसने छेड़ी ज़रा साज़ देना, ज़रा तबले वाले को आवाज़ देना। तो तबला भी साथ है, आवाज़ भी साथ है। आज के प्रोग्राम में आप मुझे अज़ीज़ ये बताइए कि आप जो रेडियो टेलीविज़न पे आपने परफ़ॉर्मेंस की है, उस हवाले से आप कुछ बताइए, क्योंकि आपका ताल्लुक रेडियो टेलीविज़न से रहा है, तो मुस्तनद एक इदारा होता है जहाँ से आपने काम किया होता है और उसका हवाला होता है। तो मैं चाहूँगी चलते-चलते ज़रा उसके बारे में भी बात हो जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं शौक तो मुझे बचपन से था, हुँ, छोटे हुँ। था, लेकिन 78 में जी। 1978 में इस्लामाबाद टीवी जो रावलपिंडी में होता था पहले, हुँ। आजकल इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था और मुसलुद्दीन साहब जो नाहिद नियाज़ी हमारी बहुत अच्छी सिंगर थी जी, पाकिस्तान उनके की, उनके हस्बैंड। उन्होंने मुझे अप्रूव किया था अच्छा, 1978 में। माशाल्लाह। और वहाँ से प्रोग्राम शुरू हो गए थे, नए फनकार, आरफाना कलाम, सांझा, मिली नगमे, यानी काफ़ी
प्रोग्राम मैंने किए वहाँ पे 86 तक। हम्म। रेडियो पाकिस्तान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर रेडियो, तगाड़ खल और रावलपिंडी 3 टीवी और इस्लामाबाद रेडियो, यहाँ पे भी करता रहा हूँ, स्टेज वगैरह पे भी। 1987 में जब मैं यहाँ आया, तकरीबन 10-12 स्टेट्स में मैं गया हूँ, प्रोग्राम किए, और न्यूयॉर्क में ट्राई स्टेट में जाता रहता हूँ। लेकिन आजकल आपको पता है कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गया काम। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। तो चलें, बहुत अच्छी बात है। आप जो है वो गज़ल को और मौसीकी को जो है वो मुस्तक़बिल में किस नज़र से देखते हैं? और सबूर के लिए बताइए कि उनके लिए आपने क्या सोचा है कि वो क्या करने वाले हैं मुस्तक़बिल में? सबूर का जो ड्रीम है, ये बास्केटबॉल प्लेयर बनने का है। ओह! अच्छा। हाँ जी, वो खेलता, बहुत अच्छा खेलता है स्कूल में, हाँ जी। और स्टूडेंट भी अच्छा है। और बाकी देखें, अभी तो 10 ग्रेड में है, आगे जैसे-जैसे ये हाई स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर क्या थिंकिंग है इसकी, मुझे पता नहीं अभी। वैसे मैंने ये देखा है कि बच्चों को यहाँ पे जो है वो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के साथ-साथ अपना जो इनका तालीम का सिलसिला होता है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, और जी। अमूमन ऐसे बच्चों को बहुत एनकरेज किया जाता है यहाँ पर, जो बच्चे इस तरह से इतनी मतलब इनका तो टैलेंट ज़बरदस्त है। अमूमन जो बच्चे किसी भी फ़ील्ड में कुछ कर रहे होते हैं तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते-चलते हमारे प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में आखिर में आप क्या कहना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने काफ़ी दिन बाद बुलाया है, तो एक शेर कहूँगा। ज़रूर, देर इरशाद। लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हुँ। आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। अरे वाह, वाह, वाह! आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। सबूत? और यही कहूँगा कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, अपना आप बी या बी पॉजिटिव बहुत एंड अच्छी। जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जहाँ भी जाएँ आप यानी फुट का रखें फासला, हुँ। और जैसे हो सके जिस हाल में भी रहें, खुश रहें। अल्लाह बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए, बहुत पॉज़िटिविटी की बात है। काज़मी साहब ने कहा था, वक़्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। हाँ जी, तो इंशा इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है किसी ने भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ये आया हुआ टाइम, वो वही निकालेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, सबूर क्या कहेंगे? हाँ जी। बस मेरे भी तरफ से बहुत आपको शुक्रिया। आप तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे हैं, बहुत अच्छा। मुझे भी हुँ। खुश रखें, हम दोनों को खुश रखें आप, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला इस चैनल को और पॉपुलर कर दे। आमीन। तो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका तबीयत बहुत सही रखे, बहुत आगे ज़िंदगी दे आपको। कितनी प्यारी आपने बात की है सबूर, थैंक यू सो मच। यही सारी दुआएँ, सारा प्यार आपके लिए। और आपने जो कहा ना कि देर हुई सो आए तो सही, तो हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी होगा, इसलिए आप जो है ना वो आपका शिकवा बजा। लेकिन हकीकत ये है कि आप देर आए दुरुस्त आए, हमारे प्रोग्राम में आज शामिल है, और माशाल्लाह आज का ये जो ग़ज़ल रंग है हमारे तमाम ही देखने वालों को बहुत ही पसंद भी आएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और हम जो है वो आज के इस प्रोग्राम में आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हुए अपने जो हमारे मेहमानान हैं, जो अज़ीज़ पीरज़ादा और सबूर का शुक्रिया अदा करेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक़्त मेरे साथ न्यूयॉर्क में अज़ीज़ पीरज़ादा और सबूर ने ग़ज़ल के हवाले से जो रंग जमाया है, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। और ग़ज़ल के हवाले से ही मोहसिन नकवी का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लिखा हुआ शाहपारा कि हमने ग़ज़लों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, हमने ग़ज़लों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन, अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, वो भी क्या दिन थे तुझको भी संवारा मोहसिन। आज के इस प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में ग़ज़ल रंग में हमने चाहा कि आज जो घरों का माहौल है और जिस तरह से लोग अपने-अपने घरों में आज छुट्टी के दिन मौजूद हैं, तो बस आज आप ग़ज़ल सुनिए और एन्जॉय कीजिए, और हमारा प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ देखते रहिए। न्यू जर्सी से राहिला फ़िरदौस को अपने आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।